हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 10th की ज्योग्राफी वाली बुक के चौथे चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, जीके की तैयारी करने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, एनसीईआरटी का अध्ययन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इनको रिवीजन के तौर पर हम फास्टली इसको रिवीजन करेंगे और कितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो भी परीक्षा में आ सकते हैं, उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं क्लास 10th का जो चैप्टर है, उसका नाम है कृषि। सबसे पहले बात करते हैं, भारत सबसे अधिक फलों और सब्जियों का उत्पादन करता है। यानी कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भारत विश्व में सबसे ज़्यादा फल और औषधि सब्जियों का उत्पादन करता है। रोपण कृषि में एक लंबे चौड़े भूखंड पर एक ही फसल बोई जाती है। तो रोपण जो कृषि है, जैसे चाय है, कॉफ़ी है, इनको रोपा जाता है, और चावल है, तो एक बड़ा भूखंड होता है, उसमें एक ही फसल को बोते हैं। भारत में चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना, केला इत्यादि मुख्य रोपण फसलें हैं। तो अगर हम बात करें कि रोपण फसल के बारे में बात करें, तो चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना और केला जो है वो मुख्य रोपण फसलें, जिसमें चावल भी जो है वो शामिल किया जाता है। चावल, धान जिसे हम कहते हैं, वो भी रोपण फसल के अंतर्गत शामिल है। आगे हम बात करें, भारत में मुख्य रूप से चावल, गेहूं, मोटे अनाज, दालें, चाय, कॉफ़ी, गन्ना, तिलहन, कपास, जूट इत्यादि की फसलें उगाई जाती हैं। तो भारत में कौन कौन सी फसल उगाई जाती हैं? चावल, गेहूं, मोटे अनाज, दालें, चाय, कॉफ़ी, गन्ना, तिलहन, कपास और जूट की जो फसलें हैं वो उगाई जाती हैं। रबी की फसलें अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोई जाती हैं। ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काट ली जाती हैं। और रबी की फसल में आते हैं गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों, ये सब क्या है? रबी की फसल है। तो देखिए, नॉर्मली पेपर में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कौन सी फसल रबी की है, कौन सी खरीफ की है, कौन सी जायद की है। खरीफ की फसल देश के विभिन्न भागों में मानसून के आगमन के साथ जून में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में उसको काट लिया जाता है। खरीफ की फसल मुख्यतः कौन कौन सी हैं? चावल है, मक्का है, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन, ये मुख्य रूप से खरीफ की फसलें हैं। भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल है। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक जो लोग हैं वो कौन सी खाद्यान्न के रूप में कौन सी फसल का उपयोग करते हैं, तो धान या चावल की फसल का उपयोग करते हैं। भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल का उत्पादक देश है। ज्वार, बाजरा, रागी, मिलेट भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज हैं। तो मुख्य मोटे अनाज के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? ज्वार, बाजरा, रागी। देखिए, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आरपीएससी की आरएस परीक्षा में भी पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा मोटे अनाज का उदाहरण है। तो तीन तीन फसलों के उसमें एग्जाम्पल भी थे, और अभी लेटेस्ट जो आरएस की परीक्षा हुई है उसमें ये पूछा गया है। तो उसका आंसर था ज्वार, बाजरा और रागी। तो देखिए, इम्पोर्टेंट बहुत हो जाता है एनसीईआरटी, इसीलिए एनसीईआरटी का अध्ययन जरूरी है। चाहे वो जीके की कोई सी भी परीक्षा हो, कहीं ना कहीं एनसीईआरटी से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो उनको पढ़ना आपको अत्यंत आवश्यक है। भारत का विश्व में दालों के उत्पादन में अग्रणी स्थान है। तो अगर बात की जाए कि विश्व में दाल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत अग्रणी स्थान रखता है। आगे हम बात करते हैं, भूमि को जोतने, बोने, फसलें उगाने, पशुओं को पालने की कला को क्या कहते हैं? कृषि कहते हैं। निर्वाह कृषि कैसी होती है? देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसी कृषि प्रणाली जिसमें किसान अपने परिवार का पोषण करने के लिए उत्पादन करता है। इसमें परंपरागत कृषि उपकरणों तथा तरीकों का प्रयोग किया जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि ऐसी खेती है, ऐसी कृषि जिसमें उस कृषि पर ही पूरा परिवार निर्भर रहता है, तो ऐसी कृषि को हम क्या बोलते हैं? निर्वाह कृषि कहते हैं। कर्तन दहन कृषि या स्लैश एंड बर्न खेती, इसी को हम कहते हैं आ, जैसे कृषि की ऐसी पद्धति जिसमें किसान जमीन के टुकड़े को साफ करके उन पर अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं, और मृदा में उर्वरा शक्ति कम होने लगती है, उस भूखंड को छोड़ दिया जाता है, फिर अन्य अन्य स्थान पर बना लिया जाता है। तो स्लैश एंड बर्न खेती को नाम दिया जाता है। स्लैश एंड बर्न जो खेती है, काटो और जलाओ खेती को झूमिंग कृषि भी कहते हैं, जिन्हें आदिवासी लोग करते हैं। और भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में झूमिंग खेती बहुत ज़्यादा की जाती है। तो झूमिंग खेती जो है वो वनों के विनाश का भी कारण है। अब हम बात करते हैं, गहन कृषि किसे कहते हैं। देखिए, इस पद्धति में अधिक उत्पादन के उद्देश्य से अधिक निवेश, आधुनिक उपकरण, कीटनाशक और उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसी कृषि जिसमें हम ज़्यादा खाद का उपयोग करें, अच्छी तकनीक का उपयोग करें, उत्पादन भी अधिक प्राप्त करना चाहते हैं, निवेश भी अधिक करें,
तो ऐसी खेती को हम क्या बोलते हैं? गहन कृषि कहते हैं। रोपण कृषि क्या है? एक प्रकार की वाणिज्य कृषि है। इसमें विस्तृत क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है जिसमें अत्यधिक पूंजी, निवेश और श्रम का उपयोग होता है। तो जैसे ऐसी फसलें जो रोप कर बोई जाती हैं और उसमें निवेश भी ज़्यादा होता है, श्रम भी ज़्यादा लगता है, बड़ा भूखंड होता है, तो ऐसी फसलों को हम क्या बोलते हैं? रोपण कृषि कहते हैं। आगे हम बात करते हैं सस्यावर्तन। भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए भूमि के किसी टुकड़े पर फसलें बदल-बदल कर करना, इसको हम बोलते हैं फसल चक्रण भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? फसल चक्रण भी कहते हैं। चकबंदी क्या होती है? देखिए, बिखरी हुई कृषि जोतों या खेतों को एक साथ मिलाकर आर्थिक रूप से लाभप्रद बनाना क्या कहलाता है? चकबंदी कहलाता है। हरित क्रांति। हरित क्रांति भारत में 1966 और 1967 में आई। और हरित क्रांति में क्या होता है? कृषि में अधिक उपज वाले बीजों का प्रयोग, आधुनिक कृषि तकनीकी, अच्छी खाद, उर्वरकों का प्रयोग करने से कुछ फसलों, विशेषकर गेहूं के उत्पादन में क्रांतिकारी वृद्धि को हम क्या बोलते हैं? हरित क्रांति कहते हैं। तो देखिए, विशेषकर जो जिस फसल में उत्पादन में वृद्धि हुई है वह हरित क्रांति के अंतर्गत गेहूं की फसल है जिसमें सबसे ज्यादा उत्पादन में वृद्धि हुई है। श्वेत क्रांति का अर्थ होता है कि दूध के उत्पादन में वृद्धि के लिए पशुओं की नस्लों को सुधारना, आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करना श्वेत क्रांति कहलाता है। और ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है वो श्वेत क्रांति से। देखिए, ऑपरेशन फ्लड भी क्वेश्चन भी कई सारी परीक्षाओं में पूछा गया है। एसएससी हुई आपकी या कोई छोटी परीक्षा है तो उन सभी में ऑपरेशन फ्लड पूछा जाता है। मिलान करने वाले प्रश्नों में भी पूछा जाता है, तो इन सभी में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों, जो कृषि वाला चैप्टर है हमने कम समय में रिवाइज किया। आशा करता हूँ कि आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। और यदि आपको ये चैप्टर समझ में आया है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो और स्वयं भी अध्ययन करो। यहाँ से क्वेश्चन, जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आने वाली परीक्षाओं में आपको देखने को भी मिलेंगे। तो इन चैप्टर्स को रिवीजन के तौर पर भी आप ले सकते हो। एनसीईआरटी के क्वेश्चन है उनको भी ले सकते हो चैप्टर्स को। और इसी के साथ कहना चाहूँगा कि अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहिए। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे।